ऑफ मैटर में 3 स्टेट्स होंगी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा एंड अदर स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स हमें पढ़नी है, जिसमें हम अभी गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो गैस को मेजर करने के लिए बेसिकली या चैप्टर की स्टार्टिंग की थी हमने, गैसेस में कौन कौन से फोर्स हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और व्हाटएवर, ये हमने शुरू में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन देखे थे। आफ्टर दैट इंटरेक्शन फिर हमने इस चैप्टर में स्टार्ट किया गैस को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन या मोल्स जिसे कह सकते हैं, वॉल्यूम। तो बेसिकली 4 चीजें हमने मेजर की थी, जिसमें प्रेशर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आई थी, ठीक है, और प्रेशर के कन्वर्जेंस इन सब में भी दिक्कत आई थी। तो वो हम पहले क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। बेटा ये प्रेशर है, बेसिकली प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं। तो प्रेशर की जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिट यूज की गई हैं, हम उनके डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ एटमॉस्फेयर यूज किया गया है, ठीक है, बार यूज किया गया है, टॉर यूज किया गया है, पास्कल यूज किया है, mm ऑफ hg यूज किया है, ठीक है। तो मेन mm ऑफ hg, cm ऑफ hg एक जैसी बात है, और टॉर। तो ये बेसिकली प्रेशर की यूनिट होती है। अब 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर तो ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 0.987 एटमॉस्फेयर इज 1 बार, या 1 बार इज 1.013 एटमॉस्फेयर, समवट ये रिलेशन है। तो बहुत आसपास है बार और एटमॉस्फेयर। बेसिकली प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हम थोड़ा फिजिक्स से भी वो हेल्प ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि प्रेशर की यूनिट्स के लिए डायमेंशंस का हेल्प ले लें, ठीक है, तो कन्वर्जेंस और इजी लगने लगेंगे, ठीक। तो अगर मैं आपको एक एनसीईआरटी का इसमें एक क्वेश्चन भी बीच में इंट्रोड्यूस करूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर 1, आई होप सो चैप्टर 1 में ही है, पेज नंबर 22, ओके। बेटा एक सेकेंड बस देखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन दिख जाता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको वैल्यू तो बता ही दूंगा। ये है क्वेश्चन, यस, दिस वन इज गुड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अब मेरे को थोड़ी सी कम मेहनत शायद करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको दिख जाए, दिस वन, दैट इज, और बड़ा किया जाए इसे, ठीक है। जिन बच्चों को दिख गया तो अच्छा है, आई होप सो। बेटा प्रेशर डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एज शोन दिस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना, कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। if the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square, give its pressure in pascal। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कई चीजें और क्लियर हो जाएंगी जो प्रेशर की नहीं करनी। एक बार आप लिख लीजिए बस ये वाली वैल्यू, लास्ट वाली लाइन, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, calculate pressure in Pascal। डन। तो बेसिकली वहां ये कहा गया है कि, मैंने इसीलिए कहा ना इससे आपको और हेल्प मिलेगी। यहाँ ये कहा गया है कि वेट दे रखा था आपको समवॉट, मास ऑफ एयर इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मास ऑफ एयर, ठीक है, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मास दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उन्होंने कहा है प्रेशर बताइए, ठीक है। नाउ प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज मास into acceleration
और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। आई होप सो क्लियर हो रहा हो। और अब अगर आप चेक करें तो मास अपॉन एरिया क्वेश्चन में गिवन है। यूनिट्स को देखिए, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मास एंड एरिया, तो ये रख सकते हैं। एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने यहाँ मास रखा 1034 और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली हम सेंटीमीटर में नहीं चाहते क्योंकि 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आई होप सो इतना आपको कन्वर्जन आता है। तो इस कन्वर्जन को कैसे करेंगे, सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ जो सेंटीमीटर लिखा है ना, सॉरी, यहाँ जो सेंटीमीटर लिखा है ना, मैं उसकी जगह यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ, नीचे मीटर स्क्वायर। ये मैंने किया क्या है कि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे। ये सिंपल यूनिट कन्वर्जन का तरीका है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और ये स्क्वायर करना है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, तो ये 1 मीटर इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और क्योंकि हमें स्क्वायर करना था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। और ये यूनिट ग्राम्स में बेटा। अब इसके साथ हमें आगे क्या चाहिए, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड आ गई। बेटा अब आप इसको एक बारी चेक करके देखिए क्या आ रहा है। बेसिकली इसका आपका आंसर जो आएगा, चेक इट, क्या आ रहा है। अच्छा ये सॉरी ग्राम में है, ठीक है, और एमके सिस्टम में किलोग्राम में होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। अब बेटा इसे किलोग्राम में भी चेंज करना है। तो बच्चों इसे किलोग्राम में चेंज कैसे करें, हमें यहाँ एक और लाइन बढ़ा लेते हैं। इस ग्राम की जगह नीचे ग्राम, ऊपर किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आते हैं, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम रख दिया, तो ये चीज चेंज हो गई बेटा आपकी केजी में। नाउ अब ये वाली जो यूनिट आई, जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं जानबूझ के ये यूनिट आपको करा रहा हूं जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा और खुले कि यहाँ आपका आंसर आ रहा है 1034 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर शायद 4 और 3 है, तो ये 3 जो या वॉट एवर ये आ गई इंटू 9.8। ठीक है, यूनिट पे फोकस करिए, इसके बाद यूनिट क्या आएंगी। तो बच्चों यहाँ पे 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, एंड दिस वन इज व्हाट आई एम, दिस इज केजी पर मीटर, 1 मीटर है शायद नीचे, यूनिट एक बारी जरूर देखिएगा, पर मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये यूनिट आ रही है, ये यूनिट, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड कैंसिल करने के बाद ये यूनिट्स आ रही हैं, एंड दिस यूनिट रिप्रेजेंटिंग प्रेशर। और बेसिकली अगर आप वैल्यूज को या डायमेंशंस को रख के देखोगे फिजिक्स के हिसाब से MLT -2 दिस 2, तो आपको ये एकदम इक्विवेलेंट दिखेंगी। सो नाउ द पॉइंट, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है ये, दिस वन विल बी 10। आई होप सो ये आपका वैल्यू मैच कर जाएगी, वट एवर द आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ नहीं है, सॉरी। ठीक है, ओके, एक बच्चे ने करके बताया है 101332 आ रहा है, 101332 आ रहा है। बेटा क्या हम इसे लिख सकते हैं 101332? चेक इट कहीं। सर ये 1 kg को तो ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, कहीं तो कहीं गड़बड़ कर दिया। बेटा ग्राम में क्यों कन्वर्ट करेगा तू, बता जल्दी से। मैं कह तो सर सही रहा है, ऊपर केजी है, नीचे ग्राम में, तो इसको 1000 ग्राम लिखेंगे ना? वो सही लिखा है। आप ये कह रहे हो 1 kg इज 1000 ग्राम, सही है, 0 से 0 कैंसिल भी हो गए हैं, तो एक वैल्यू रह गई है क्या, जल्दी से चेक करो। 1000 का डिफरेंस आ रहा है, 1000 से डिवाइड कम आ रही है, 101.332 आना चाहिए। ठीक है, लेट आई चेक इट, एक सेकंड लगेगा। सर ऑप्शनल बुक्स वालों का आंसर आ रहा है 1.01332 into 10 to the power 5 पास्कल। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। बेटा
ये जो हमारा आया है आंसर, थैंक यू, आपने सही चेक कर दिया, नहीं तो हमें टाइम लगता और 2 मिनट। तो बेटा ये आ रहा है 1.01332 इंटू 10 की पावर 5, और ये जो यूनिट आ रही है ना केजी मीटर पर सेकेंड, यही है पास्कल बेसिकली, क्योंकि हमने जो यूनिट्स लिए हैं उसके हिसाब से यही हमारी क्या है, पास्कल। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम में कि अगर आप प्रेशर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये अगर यूनिट आपकी आएगी तो इट इज इक्विवेलेंट टू पास्कल, केजी पर मीटर पर सेकेंड इज पास्कल। तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी है 1.01 इंटू 325, ये वाला फैक्टर भी है। चलिए लौट के आते हैं, ये तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टर्म में बहुत आता भी है, तो ये वाले क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, देख लीजिए। नाउ प्रेशर के कन्वर्जेंस में क्या था बेटा, प्रेशर के कन्वर्टिंग फैक्टर में है कि अगर आपको पास आर की यूनिट देखनी है, आर का फॉर्मूला होता है पीवी अपॉन एनटी, ठीक है। तो बच्चों ये वाली डायरेक्ट याद कर लीजिए, लीटर एटमॉस्फेयर में अगर कभी प्रेशर गिवन है और उसको आपको चेंज करके जूल में लिखना है तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.325 जूल होगा। ये डायरेक्ट लिख लीजिए, और इसी का यूज सबसे ज्यादा आपको करना है कि अगर कभी भी आपका आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में, बेटा देखो डिवाइड वाली वैल्यूज तो कभी भी चेंज नहीं होंगी, उसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये मोल्स है, ये केल्विन ही होगा। तो हो सकता है पी इंटू वी की वैल्यू आपको लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखी हो और आपको जूल में चाहिए हो, तो लीटर एटमॉस्फेयर से जूल में चेंज करने के लिए ये कन्वर्जन फैक्टर है 101.325, और ये आपने जो पीछे देखा है ऑलमोस्ट वहीं से आया है, दिस वन इज द कन्वर्जन फैक्टर। नेक्स्ट बच्चों, अगर आपको याद आ जाए आर की एक वैल्यू हमने लिखी है 0.082, ये हमने लिखी है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अब मैं कह रहा हूं इसे जूल पर मोल पर केल्विन में बताओ, इस लीटर एटमॉस्फेयर को हटा के जूल लाओ, तो कॉमन सेंस से ऐसे जूल लाने के लिए, इसे हटाने के लिए 101 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे जैसे आप इसे 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, इट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी उसके लिए मैंने ये चेंज करके समझाया है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कई बार प्रेशर की यूनिट वो पास्कल्स नहीं देते, केजी पर मीटर स्क्वायर या ऐसे कुछ वैल्यूज दे देंगे, तो याद रखिएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड पास्कल होता है, 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड, तो उसको भी अप्लाई करिएगा। नाउ इस चैप्टर में अगर लौट के आए, हम कहां तक आ चुके हैं, दिस वन, ठीक है। नाउ आज की हमारी हेडिंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। आज जो हमें हेडिंग पढ़नी है यहाँ, दिस विल बी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसमें अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी फॉलो करना चाहेंगे बेटा, क्योंकि अगर आप एबीसी या साइड बुक फॉलो करोगे तो बहुत डीप है, हम डीप जा भी सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इजी लगेगा आपको, और अगर वो फिजिक्स वाले सर कहें कि हम करा दें तो मैं करा दूंगा, ठीक है। दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को काइनेटिक इक्वेशन से प्रूव करना, ठीक है। मैं चाहूंगा वो फिजिक्स वाले सर करा दें और मैं पूरा एज केमिस्ट्री में जैसे दे रखा है वैसे कराता हूँ आपको, ठीक है। नाउ दिस वन इज केटीजी। केटीजी आज हमें पढ़ना है, व्हाट इज केटीजी, ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस के कुछ एजम्पशन माने गए हैं जिसकी वजह से ये थ्योरी बनी है, ठीक है। व्हाट आर द एजम्पशन और पोस्टुलेट, गैसेस में क्या क्या एजम्पशन माने गए हैं बेटा, ऑलमोस्ट 7 और 8 एजम्पशंस आर देयर, बड़े बड़े अगर मोटे तौर पे देखें 7 एजम्पशंस हैं वहां पे। क्या क्या एजम्पशन है, मैं पहले फोकस कर रहा हूं उन पे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनसे चेंजेस आए हैं रियल गैस और आइडियल गैस। तो बेटा एक अजम्पशन, मैं भले ही आउट ऑफ ऑर्डर जाके इसे लिख रहा हूं, बट ज्यादा फोकस इसी पे करना है, ठीक है, ये आउट ऑफ ऑर्डर लिख रहा हूं। एक अजम्पशन काइनेटिक थ्योरी में ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस जिससे मिलके बनी है एटम्स,
या मॉलिक्यूल, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल वॉल्यूम? व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल वॉल्यूम? भैया एक पार्टिकल का साइज होगा, उसको 4/3 पाई आर क्यूब में चेंज करो, मतलब इसका कोई रेडियस होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब से आर वैल्यू पुट अप करके निकालेंगे तो इस पार्टिकल का वॉल्यूम आएगा। अब इस पार्टिकल के कितने वॉल्यूम, कितने पार्टिकल्स और हैं, मल्टीप्लाई किया तो इसका एक एक्चुअल वॉल्यूम आया। ये हुआ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। इस थ्योरी ने ये माना है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मतलब अगर गैस के, लेट सपोज एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि हमारे पास 20 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल, ठीक है बेटा, हमारे पास गैस के एग्जांपल से सोचिए 20 पार्टिकल है। एक पार्टिकल का वॉल्यूम हमने निकाला ऐसे 4/3 पाई और आर की वैल्यू, ऑब्वियसली आर इज वेरी वेरी लेस, तो 0.002 नैनोमीटर था, लेट सपोज, या कुछ पिकोमीटर था। तो ये क्यूब भी करना होगा आगे और नैनो भी हटाना पड़ेगा। और अगर ये नैनोमीटर हमने लिया है, यूजुअली पिकोमीटर में होते हैं, मैंने फिर भी नैनोमीटर में लिया है, तो ये 10⁻⁹। तो बेटा ये आ रहा है 20 पार्टिकल का वॉल्यूम। ये तुम्हें लिखना नहीं है, बस समझना है कि ये 20 पार्टिकल का वॉल्यूम आ गया। 4/3 पाई आर क्यूब एक पार्टिकल का वॉल्यूम और 20 पार्टिकल है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन 20 पार्टिकल को मैंने इस रूम में छोड़ दिया। इस रूम का वॉल्यूम कितना है, लेट सपोज ये रूम 10/10 या ऐसा कुछ है, तो ये रूम 100 स्क्वायर फीट का है। कहाँ 100 स्क्वायर फीट, अभी इसको चेंज करेंगे, और कहाँ ये वाला, सॉरी क्यूबिक में चेंज कर लेंगे, क्यूबिक मीटर में, मीटर क्यूब में। कहाँ ये 100 मीटर क्यूब में जा रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब 10 मीटर मान ली मैंने, तो 100 मीटर क्यूब कहाँ है, और कहाँ ये 10⁻⁹ का क्यूब -27 एंड दिस मल्टीप्लाई। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो इसके सामने नेग्लिजिबल होगी। एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, फिर से सुनो, ये कह रहे हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका अपना वॉल्यूम बताओ कितना है, एग्जैक्ट वॉल्यूम पार्टिकल का। तो भाई किसी भी पार्टिकल का वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब आप लगा सकते हो। तो 4/3 पाई आर में आर उसका अपना साइज, एक्चुअल साइज लगेगा, उसका वॉल्यूम आ गया। अब कितने पार्टिकल है उनके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गैस का एक्चुअल वॉल्यूम आया। बट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस कितना होता है, भैया गैस तो पूरे कमरे में या जितनी जगह सब में एक्सटेंड हो जाती है, वो लगातार रैंडम कोलिजन होकर पूरी जगह में ऑक्युपाई कर लेती है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसीलिए एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? क्या इस पॉइंट की लैंग्वेज या एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया? एक बच्चे को तो हो ही गया एटलीस्ट, बाकी जो जग रहे हैं बता दीजिए। ठीक है, विजय को नहीं हुआ है और श्रेया को थोड़ा दिक्कत है, और किसको दिक्कत है, 2 बच्चों को नहीं आया। चलिए मैं एक बार फिर, वेदई को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2-3 बच्चों को ही है। चलिए एक बार फिर क्लियर करते हैं कहना क्या चाहते हैं। बेटा हम कहना बेसिकली ये है कि लेट सपोज ये इंसान है, ठीक है, और इसका कोई भी नाम रख लेते हैं हल्का फुल्का। लेट सपोज इसका हमने नाम रख दिया MA नाम का कोई इंसान है, ठीक है, और बेसिकली ये 5-5.5 फुट का आदमी है, तो इसको कितनी जगह चाहिए रहने के लिए, इतनी जगह चाहिए। लेकिन क्या मतलब जब तक जिंदा है कॉफिन में थोड़ी बंद करके रहेगा, जब ये जिंदा लगातार घूमता रहेगा, तो इसका एक्चुअल साइज तो 5-5.5 फुट है, लेकिन ये पूरी दुनिया में घूमे पड़ा है, तो ये कहाँ कहाँ मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। एक्चुअल वॉल्यूम इसका 5 फुट, ऑक्युपाई कहाँ तक करता है, कहीं भी दूर तक कर सकता है। तो जो ये ऑक्युपाई कर रहा है जगह, उसके मुकाबले एक्चुअल में इसे कितनी चाहिए, नेग्लिजिबल। पॉइंट समझ में आया? ये MA कौन है, फोटो आ जाए दिमाग में, इसका नाम रखते हैं मुकेश, ए से रखते हैं अंबानी। ये मुकेश अंबानी है, रिलायंस का मालिक है मोटू। अब ये मोटू जो है इसका एक अपना साइज है। अब तुझे जब 5-5.5 फुट की जगह चाहिए
उतनी जगह में रहे ना कॉफिन लेके, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो मूव करता रहता है और इसके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है, बहुत बड़ा मकान भी है। तो एक्चुअल में जो जगह चाहिए और जो ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंबानी साहब कुछ समझा पाए तुम्हारे को? तो ये माना गया कि ये इतनी जगह ऑक्युपाई की, जबकि इसकी अपनी हकीकत इतनी सी थी। तो गैस में भी जो पार्टिकल होते हैं उनका आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, और पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वॉल्यूम बहुत कम आएगा, और जितने भी पार्टिकल हैं उस समय गैस के मोल्स में मौजूद, सबका वॉल्यूम जोड़ भी लो तो जो गैस का जो आपने एक्चुअल वॉल्यूम निकाला है वो बहुत ही कम होगा, और जो गैस जगह घेर रही होगी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये कह रहे हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड और एक्चुअल वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ते जाइए। अब आया समझ में? पंखा बंद कर देना बेटा। बताइए, विदेही क्लियर है? और बोलो बेटा, श्रेया क्लियर है, विजय भाई एक्सक्यूज मी क्लियर सर। है? हाँ बेटा बोलो। सर एक बार इसकी लैंग्वेज में बोल दीजिए क्या लिखना है। यस यस यस, ज्यादा बढ़िया है वो तो, आप बेफिक्र रहो। लैंग्वेज तो ये रही, एनसीईआरटी है ना, ये रहा बेटा, सॉरी ये है बच्चों, ये है गैसेस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल और मॉलिक्यूल, ठीक है, दे आर सो स्मॉल फार अपार्ट, एक्चुअल वॉल्यूम, यहां से आपको पढ़ना है, पहले इसे मिटा दूं। देखिए यहां से ये जो सेकंड पॉइंट या ये जो पॉइंट मेरा है, इसको आपको अब पढ़ाना है, ठीक है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ, यहां पढ़िएगा, गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स सो दैट, ठीक है, that they are so small and so far apart on an average that the actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space between them। जो उनका एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जो साइज है, वो नेग्लिजिबल है, मतलब एक दूसरे के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन साइज नेग्लिजिबल है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मासेस, गैसेस के पार्टिकल को मान लिया है पॉइंट मासेस। दिस assumption explain the greatest compressibility of gas। इस assumption से ये समझ में आ जाता है कि गैस को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस क्यों कर सकते हैं। गैस को हम इसलिए कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के बीच में पार्टिकल में डिस्टेंस या गैप बहुत ज्यादा है, उनका अपना वॉल्यूम इतना सा है, बहुत छोटू सा है, और वो दूसरे पार्टिकल का वॉल्यूम छोटू सा है, लेकिन इन दोनों छोटुओं के बीच में गैप बहुत ज्यादा होगा। तो जो गैप है वही बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ठीक है। तो अब क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बोल बेटा। बोलो, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला पॉइंट। तो एक अजम्पशन ये कि एक्चुअल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। गैसेस के केस में एक्चुअल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड दे आर वेरीड अलॉट। एंड सेकंड एजम्पशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि गैस में, आइडियल गैस में, ये एजम्पशन है आइडियल गैस के, कि जो गैस आइडियल है उसके लिए, आइडियल गैस में दो पार्टिकल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है। यह माना गया कि गैस के पार्टिकल इतने फार अपार्ट हैं कि एक दूसरे से ना तो कोई दोस्ती है ना ही कोई बैर है। They have neither force of attraction nor force of repulsion। बेटा ये देखिए अगला पॉइंट, there is no force of attraction between the particle of gases at ordinary temperature and pressure, ठीक है। To support this assumption comes from the fact that gases occupy the space available there। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं
कि ये मान लिया दो पार्टिकल्स ना तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही रिपेल। हाँ बेटा श्रेया पूछो पहले आप सर जल्दी से। ये तो गैसेस के केस में है कि मतलब उसकी एक्चुअल वॉल्यूम अलग होती है और बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप माइक के पास आके पहले बोलिए। सर ये गैसेस के केस में ही है कि उसकी एक्चुअल वॉल्यूम अलग होती है और जो वो ऑक्यूपाई करती है वो अलग होती है, लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा थोड़ी ना होता होगा। हम गैसेस ही पढ़ रहे हैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है तो गैसेस की बात हो रही है बच्चे। सॉलिड लिक्विड आप कहाँ से गए हैं? ये आप चैप्टर पूरा गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं और आज की हेडिंग का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड में आपको दिखता है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ना के बराबर होते हैं, तो वो जो जगह घेरते हैं उतना ही उनका वॉल्यूम होता है, लेकिन उसमें भी थोड़े से फ्री स्पेसेस होते हैं। वहां पे भी फ्री स्पेसेस हैं, वो आप 12th में सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। फिलहाल अभी हम वाकई में गैस की बात कर रहे हैं। और पूछो। ओके सर। और जल्दी से पूछो, और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है तो। ओके नाउ, तो जो एजम्पशन है काइनेटिक थ्योरी के, वो बेसिकली हमने दो एजम्पशन पे ही ज्यादा फोकस करना है, बाकी पे नहीं करना है। बाकी क्या है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं, मैं बाकी एजम्पशन खाली बोल दे रहा हूं, आपको एक एक करके लाइन से दिखा भी देंगे, इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। दो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। कौन से दो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है? पहला एजम्पशन ये इंपॉर्टेंट है कि गैस के पार्टिकल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। इस बात की सपोर्ट क्या है कि गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, इससे लगता है ये पॉइंट सही है आइडियल गैस में। दूसरा पॉइंट था कि गैस के पार्टिकल में हमने कहा कोई अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन मेनली कहा है उन्होंने, रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। इस पॉइंट का सपोर्ट किया है कि अगर हम किसी कंटेनर में गैस छोड़ देते हैं तो वो चाहे कितना बड़ा कंटेनर हो, गैस पूरे को ऑक्युपाई कर लेती है। इससे प्रूफ होता है, क्योंकि अगर कहीं कोई अट्रैक्शन होता कहीं ना कहीं रुकते, वो रुक ही नहीं रहा है, और अगर गैस छूट गई तो वो चलती जा रही है, पार्टिकल दूर होते जा रहे हैं, इसका मतलब इनका अट्रैक्शन नहीं है। तो ये दो एजम्पशन माने गए गैसेस में कि आइडियल गैस जो है बेसिकली उसमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ना ही जो वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? बाकी सारे तो एजम्पशन बेकार है, बहुत सिंपल है। बाकी एजम्पशन क्या क्या है बच्चों? कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, और जब ये कंटिन्यूअस मोशन करेंगे तो एक दूसरे से आके टकराएंगे, टकरा के अलग हो जाएंगे। यानी इनका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। ये टकराएंगे, टकरा के अलग हो जाएंगे, दे शोज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो गैस के पार्टिकल में कोलिजन होते हैं और वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, ये एक एजम्पशन है। गैस के पार्टिकल सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? मतलब नीचे ग्रेविटी है लेकिन ग्रेविटी पे आके नीचे बैठ क्यों नहीं जाते? अच्छा नहीं बैठ जा रहे कि अगर बैठ गए होते खाली बोनों को ही गैस मिलती या ऑक्सीजन मिलती, बाकियों को नहीं। तो गैस के पार्टिकल, ये एटमॉस्फेयर जो बना है उसमें पूरे एटमॉस्फेयर में मूव कर रही है गैस, नीचे क्यों नहीं है? तो इसको भी कहीं ना कहीं कोलिजन से देखा गया है कि इसके अंदर जो कोलिजन है वो रैंडम है और इलास्टिक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही, मोमेंटम खाली एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, और दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज। इसमें हम 3 या 4 तरह की वेलोसिटी पढ़ सकते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ेंगे 3 वेलोसिटीज होती हैं। वन इज टर्म्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब आप जानते ही होंगे, नहीं जानते पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज एवरेज एंड थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल? जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी से चल रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और सबकी अलग अलग वेलोसिटी चल रहे हैं। आपने 4 मॉलिक्यूल निकाल के देखा इनकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल निकाले उसकी वेलोसिटी देखी, ठीक है। तो लेट सपोज उनकी वेलोसिटी आपको मिल गई 50 की स्पीड थी, वेलोसिटी थी। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर 4 मॉलिक्यूल की 50 निकली, फिर 4 मॉलिक्यूल की 51, 49 निकली। दैट मींस आपने देखा कि अधिकतर मॉलिक्यूल मैक्सिमम इसी वेलोसिटी से चल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादातर इससे मिल रहे हैं। व्हाट इज एवरेज? सबकी वेलोसिटी मिला लो, जितने पार्टिकल उससे डिवाइड कर दो, किसी की वेलोसिटी 90 है, किसी की 50 है, किसी की 20 है,
ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करिए, एवरेज आ जाएगी। और एक तीसरी वेलोसिटी होती है विच इज टर्म्ड एज रूट मीन स्क्वायर। जैसे एक की वेलोसिटी 2 है, दूसरे की 5 है, किसी की 7 है, तो इनका पहले स्क्वायर करिए। नाम है रूट मीन स्क्वायर, करना उल्टा है, पहले स्क्वायर करिएगा, फिर इनका मीन ले लीजिएगा, मतलब एवरेजिंग कर लीजिएगा, फिर अंडर रूट ले लीजिएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो काइनेटिक थ्योरी में ये बताया गया है कि यहाँ पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गैस में मूवमेंट हो रहा है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती। ठीक है, तो गैसेस के एजम्पशन देखिए, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। गैस के पार्टिकल मूव करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलॉइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर कंटेनर में है तो आपस में कोलॉइड करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर में भी कोलॉइड करेंगे। एज ए रिजल्ट इट डेवलप्स प्रेशर। जब गैस के पार्टिकल कोलॉइड करेंगे तो बच्चों एक प्रेशर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, आई होप सो, कि गैस के अंदर जो कोलिजन है दे आर परफेक्टली इलास्टिक। दिख गया होगा, द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। दिस मीन्स दैट द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल रिमेन सेम। मतलब पार्टिकल के टकराने से पहले जो एनर्जी थी, पार्टिकल के टकराने के बाद भी वही एनर्जी है। देयर में बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज हो सकती है, बट द सम ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट है। इफ देयर वर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर बाई चांस काइनेटिक एनर्जी में लॉस दिखेगा, इफ देयर वर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो motion of molecule will stop and gases will settle down. This is in contrary to what the actuality is observed. मतलब अगर गैस के पार्टिकल में एनर्जी का लॉस हो जाता बाई चांस, तो भैया काइनेटिक एनर्जी रुक जाती, कोई पार्टिकल रुक जाता, वो सेटल डाउन हो जाता। जबकि किसी भी कंटेनर में गैस रख दीजिए, कितने टाइम के लिए भी रख दीजिए, ग्रेविटी के पास रखे, दूर रखे, बट गैस के पार्टिकल ऐसा नहीं है कंटेनर में नीचे बैठ जाए, तो गैस के पार्टिकल लगातार कोलिजन्स में रहते हैं। दिस वन, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट स्पीड। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग पार्टिकल की स्पीड अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट स्पीड, हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी अलग अलग है या स्पीड अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है। दिस assumption is reasonable because the particle colloid we expect their speed to change. जब टकराएंगे तो स्पीड तो बदलेगी। That means there is a distribution of speed, और ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में है, और इसी से हम प्रूव करते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये 1/3 mnp², ये सारे फॉर्मूले जो आपके यहाँ आएंगे, मतलब फिजिक्स में आएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, उससे आप प्रूव कर लोगे गैसेस के बारे में। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम फिलहाल इसमें पंगा नहीं दे रहे। जिस बच्चों को समझना हो बता देगा, मैं आपको अलग से क्लास लगा के बता दूंगा, अदरवाइज कोर्स डिले भी होगा। और जो एनसीईआरटी में नहीं है मैं उनको फिलहाल नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो नहीं है। तो एनसीईआरटी में क्या है, गैस के एजम्पशन है, तो आप सारे एजम्पशन याद करें। ठीक है, 7 एजम्पशंस हैं, और वो जो शॉर्ट नोट्स हैं अगर आप उनको खोल के देखेंगे तो आपको वो एजम्पशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों आज थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि 5 से 6 मेरा अभी ना एक बैच रखा हुआ है मैंने आज, इसलिए आज बस टाइमिंग सेट करने ही जा रहा हूँ वहां, इसलिए आज बेटा थोड़ा सा हम